नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं बजट 2019 की एनालिसिस और देखते हैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से कहां पे आपको फायदा होगा, कहां पे आपको नुकसान होगा। बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड हैं इस बजट से क्योंकि वो कोई बड़ा धमाका एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई मास्टर स्ट्रोक एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इलेक्शंस के बाद आने वाले बजट्स दोस्तों जनरली ऐसे ही रहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया है, छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स लिए गए हैं। ना इसमें कोई ऐसी चीजें जिसे सुनकर आप बहुत एक्साइटेड फील करेंगे, ना इसमें कोई ऐसी चीजें जिसे आप सुनकर बहुत नाराज हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले काफी लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इलेक्शंस के बाद बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शंस के वक्त कम किए गए हैं ताकि लोग वोट डालते समय पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ध्यान में ना रखें। और बिल्कुल वही हुआ दोस्तों। नए बजट के बाद अप्रोक्सीमेटली 2.5 रुपीज से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और सरचार्ज इन पे 1-1 रुपए से बढ़ा दिया गया है। अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट कर सके और पेट्रोल और डीजल का यूज कम किया जा सके। इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि सरकार इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट कर रही है और ये एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि 2019 के बजट में इन्होंने 12% से जीएसटी कट करके सिर्फ 5% कर दिया इलेक्ट्रिक कार्स पे। 1.5 लाख रुपीस की एग्जेम्पशन रखी है इनकम टैक्स पर अगर आप लोन लेते हैं इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए, और जो इंटरेस्ट रेट आपको उस पर पे करना पड़ेगा उसमें 1.5 लाख रुपीस तक की डिडक्शन आपको मिल सकती है। कस्टम ड्यूटीज इलेक्ट्रिक कार्स के पार्ट के लिए उन्होंने एग्जेम्प्ट कर रही है, जिससे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स को बनाना सस्ता पड़े। तो बहुत स्टेप्स लिए जा रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अगले 3 सालों में इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करने के लिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इतनी सारी स्टेप्स लेने के बावजूद भी क्या इलेक्ट्रिक कार्स इतनी सस्ती हो पाएंगे आने वाले 1-2 साल में कि एक मिडिल क्लास आदमी उसे अफोर्ड कर सके, एक आम आदमी उसे अफोर्ड कर सके। क्योंकि अगले साल आने वाली जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं दोस्तों, अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स। आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं अगले साल रिलीज होंगे, उनकी सबकी कॉस्ट 20-25 लाख रुपए है। तो ये मिडिल क्लास के बाहर है कहीं ना कहीं ये कॉस्ट। तो जब तक एक आम आदमी इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीद पाएगा तब तक कोई तुक नहीं बनता पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाने का, क्योंकि उस आम आदमी को अब ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो कुछ साल वेट करके जब इलेक्ट्रिक कार्स का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है, जब मार्केट में ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स मिलने लग रही हैं जिसे एक आम आदमी अफोर्ड कर सके, तब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाते तो तब कहा जा सकता था कि अच्छा है, अब इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त बढ़ाना सही नहीं लगता है। अगला बड़ा स्टेप है कि सुपर रिच लोगों पर एक नया टैक्स सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया गया है। जो लोग 2 करोड़ से ज्यादा पर ईयर कमाते हैं, अब उन्हें ओवरऑल कैलकुलेट करके देखा जाए तो उन्हें 39% टैक्स भरना पड़ेगा, और जो लोग 5 करोड़ से ज्यादा पर ईयर कमाते हैं उन्हें 42.7% टैक्स भरना पड़ेगा। ये एक अच्छी स्टेप है। प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए अगर इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो। जो लोग इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं वो कहते हैं कि अब इन सुपर रिच लोगों के लिए इंडिया में रहने का कोई पॉइंट नहीं बनेगा, वो बाहर जाकर रहना प्रेफर करेंगे अगर उतना ही हाई टैक्स वो बाहर भी दे रहे हैं तो। क्योंकि बाहर साफ हवा है, एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडिया में रहने का उनका फायदा क्या हुआ। एक अच्छी खबर है आम आदमी के लिए कि हाउसिंग लोन लेना थोड़ा सस्ता हो गया है। अगर आप 45 लाख रुपीस तक का घर खरीदेंगे, उसके लिए लोन लेते हैं, तो आप जो इंटरेस्ट उस पर चुकाएंगे वो 3.5 लाख रुपीस पर ईयर तक का आपको इनकम टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। एक और अच्छी खबर है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये दिल्ली में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था कॉमन मोबिलिटी कार्ड, कि मेट्रो और बसेस में ट्रैवल करने के लिए आप सेम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं पे करने के लिए। अब ये पूरे देश भर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बसेस में कहीं पे आपको टोल टैक्स भरना है, कहीं पे आपको पार्किंग की फीस भरनी है, पार्किंग के चार्जेस भरने हैं, आप सब इस एक कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ये रुपए के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरह फंक्शन करेगा। आप इसे काफी सारे बैंक से खरीद सकते हैं और आपको इसमें कैशबैक भी मिलेंगे, बहुत सारे ऑफर्स भी मिलेंगे इसमें। बुरी खबर यह है दोस्तों कि बहुत सी चीजें महंगी हो गई हैं, जैसे कि इंपोर्टेड गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स पे पहले कस्टम ड्यूटी 10% हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। ऐसे ही मेटल फिटिंग्स है जिन पे 10% से 15% कर दिया गया है। मार्बल स्लैब्स 20% से 40% कर दिया गया है। इंपोर्टेड लाउड स्पीकर्स, प्लग्स, सॉकेट, स्विचेस, इन सब पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, आपके लिए महंगे हो जाएंगी। ऐसी एक इंपोर्टेड बुक्स है जिस पे 5% कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है। ये मुझे एक बहुत ही वियर्ड सा डिसीजन लगा कि ये करने की क्या जरूरत थी, किताबों को महंगा करने की क्या जरूरत थी, चाहे वो बाहर से किताबें आ रही हो। तो ये एक है। ऐसे ही विनाइल फ्लोरिंग, टाइल्स, आउटडोर इंडोर यूनिट, स्प्लिट एसी की, ऑटो के पार्ट्स पर, सीसीटीवी कैमरास पर, पीवीसी की पाइप्स पर, इन सब पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। जिन कंपनीज का एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से लेकर 400 करोड़ रुपीस के बीच में है, इन कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया है, 25% कर दिया गया है।
पहले इस 25% टैक्स की लिमिट थी 250 करोड़ रुपीस वाली कंपनीज और उससे कम, अब ये बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। तो इन सारी कंपनीज को काफी फायदा होगा यहां पर। स्टार्टअप्स की प्रमोशन के लिए यहां पर काफी स्टेप्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। एंजल टैक्स को रिलैक्स कर दिया गया है, ई वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है स्टार्टअप्स के लिए और उनके इन्वेस्टर्स के लिए। और एक बार ई वेरिफिकेशन हो जाए तो स्टार्टअप को इनकम टैक्स की स्क्रूटनी नहीं फेस करनी पड़ेगी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टेप यहां पर यह लिया गया है कि एक एक्सक्लूसिव टीवी चैनल लॉन्च किया जाएगा स्टार्टअप्स के लिए। इस टीवी चैनल्स में दिखाया गया है कि इन्होंने कहा है कि मैच मेकिंग होंगी स्टार्टअप्स के बीच में और वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच में। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं दोस्तों जो स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। तो हो सकता है इस टीवी चैनल के जरिए बहुत अच्छा एक जरिया मिले अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। तो एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टेप है मेरी राय में, जो कि काफी अच्छा चेंज ला सकती है। सोशल वेलफेयर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा, इन सारी चीजों की फंडिंग दोस्तों इस नए बजट में कम कर दी गई है, सिवाय हायर एजुकेशन के, जिसका बजट 0.02% से बढ़ा दिया गया है। डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए फाइनली अब जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है उसको हटा दिया गया है दोस्तों। अगर आप किसी भी ऐसे बिजनेस से डील कर रहे हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ऊपर है, तो वो आपसे कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं चार्ज कर सकते। अब वो बिजनेस फोर्स हो जाएगा लो कॉस्ट डिजिटल ऑप्शंस यूज करने के लिए, जैसे कि भीम हो गया, आधार पे हो गया या यूपीआई का सिस्टम हो गया। तो कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। कैश ताकि लोग ना यूज करें उसके लिए एक टीडीएस इंट्रोड्यूस किया गया है 2% का, उन लोगों के लिए जो एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं एटीएम मशीन से। आधार कार्ड और पैन कार्ड को अब इंटरचेंजेबल बना दिया गया है। जहां जहां पर आप पैन कार्ड यूज करते थे अपना, वहां वहां पर अब अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स की फाइलिंग के लिए। और एनआरआईज के लिए अब आधार कार्ड लेना काफी आसान हो गया। पहले इन्हें 180 डेज वेट करना पड़ता था, अब ये नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इस साल 3.3% रखा है। फिस्कल डेफिसिट होता है दोस्तों सरकार कितना पैसा स्पेंड कर रही है और कितना सरकार के पास आ रहा है, सरकार के पास रेवेन्यू कितना हो रहा है यहां पर। तो स्पेंडिंग और रेवेन्यू की रेशियो से फिस्कल डेफिसिट निकलता है। अगर सरकार को ये टारगेट अचीव करना है तो सरकार को और ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत होगी, यानी हमारे टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि सरकार के पास और पैसा आए। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, 1 रुपी चार्ट, जो सरकार का रेवेन्यू है वो किस किस जगह से आ रहा है, कितना कितना परसेंट। जैसे इस 2019 में 21% जो सरकार का रेवेन्यू है वो कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, 17% इनकम टैक्स से आता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, ये एजुकेशन के लिए काफी अच्छी चीज है। अगर आप कहते हो दोस्तों तो मैं फ्यूचर में इसमें वीडियो बना सकता हूं, एक एजुकेशन वीडियो, आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि इसे बैलेंस करने में काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे कोई लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स हटा देना चाहिए, तो सरकार के रेवेन्यू में 17% का गैप आ जाएगा यहां पर। अब वो 17% रेवेन्यू में जो गैप आ रहा है वो कहां से लाया जाए वो 17%? क्या कॉर्पोरेट टैक्स को और बढ़ाया जाए, क्या जीएसटी को बाकी और बढ़ाया जाए? तो इन चीजों से खेलना काफी इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर। बाकी बुरी खबर यह है दोस्तों कि सरकार ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरनमेंट जैसे क्रिटिकल इश्यूज को ऑलमोस्ट पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। एजुकेशन का बजट 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, एक्सपर्ट्स बार बार कहते रहे हैं सरकार से, लेकिन इस बजट में दोस्तों कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आया है। सिर्फ 3% ऑफ जीडीपी पे अटका हुआ है हमारा एजुकेशन बजट। हेल्थ केयर बजट की भी यही हालत है, और एनवायरनमेंट की तो बात ही मत करो, जिसका कोई मेंशन तक नहीं किया गया इस बजट में। जो गंगा क्लीनिंग के लिए पैसा था उसे और कम कर दिया गया है इस बारी। 750 करोड़ रुपीस इस साल के लिए रखे गए हैं गंगा क्लीनिंग के लिए। पिछले साल 2250 करोड़ रुपीस थे गंगा क्लीनिंग के लिए। हालांकि सारा पैसा यूज नहीं हुआ था पिछले साल, तो इस साल इन्होंने कट कर दिया उसका बजट। तो इस रेट से तो लगता नहीं मुझे देखकर कि गंगा कभी साफ हो पाएगी। साथ ही इन्होंने खेलो इंडिया नए इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहे हैं जो सुनने में काफी अच्छे लगते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया। लेकिन इंडिया कैसे खेलेगा अगर हवा यहाँ पे हमारी इतनी पोल्यूटेड होगी? तो एक है स्टडी इन इंडिया की फॉरेनर्स को मोटिवेट करें वो इंडिया में आकर पढ़ें। लेकिन क्या इंडिया में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी हालत देखिए क्या है? ज्यादातर स्टूडेंट्स उनमें से एम्प्लॉयबल हालत में भी नहीं है। कंपनीज उन्हें जॉब पर नहीं लेती हैं क्योंकि उनका स्किल लेवल इतना नहीं हुआ है। और स्किल इंडिया का क्या हुआ जिसकी पहले इतनी बात करी जाती थी? स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ जिसकी पहले इतनी बात करी जाती थी? ये सारी टर्म्स बस सुनने में अच्छी लगती हैं, खेलो इंडिया, स्टडी इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज। अगर इनका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं किया जाएगा और कुछ साल बाद ये भुला दी जाएंगी तो क्या फायदा इन चीजों का?
तो ये थी इस बजट की एक छोटी सी समरी दोस्तों, और इस पर मेरी राय। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।